हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। ये ना पहले वीडियो बना रखी थी, ये देखो, ये पूरा हाईलाइट वगैरह किया हुआ है, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ, उसको अपलोड किया मैंने, आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो दोबारा से रिकॉर्ड करने लगे, इसी वजह से आज लेट हो गया यार, सॉरी। तो 24 जून है, फ्राइडे के न्यूज़पेपर में देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज़ है, शिंदे सेज रेबल सेना ग्रुप है सपोर्ट ऑफ नेशनल पार्टी। भाई देखो, आपको पता है महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट क्राइसिस है वो चल रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों को देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से इन चीज़ों की वजह से जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, मैंने कल भी बताया था आपको कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि भाई आप ऐसे करना कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन उसको आज मैं खुद ही आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब क्या था कि कुछ टाइम पहले तक 1985 से पहले होता क्या था, कुछ लीडर्स थे जो एमएलए या एमपी कुछ पैसों की वजह से ये लगा लो या फिर पावर की वजह से लगा लो, कभी इस पार्टी में, कभी ए पार्टी में, कभी बी पार्टी में, कभी सी पार्टी में, इस तरह से चलते रहते थे। उसको हम बोलते थे आया राम गया राम, इस तरह का एक डायलॉग चलता था उस टाइम पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट गिर जाती थी, कई बार गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती थी, तो इस तरह से हमारे पास आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ हम 1985 में हम इंट्रोड्यूस करते हैं विद द 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, जो जो चीज़ें याद रखने वाले दोबारा फिर रिवाइज करवा दूंगा मैं आपको। 52nd के साथ में 10th शेड्यूल आता है 1985 में, और उसके बाद में यहाँ पे पता चलता है कि जो एमपी या फिर कोई भी एमएलए अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा, इस तरह से एक बंदा चला गया, दो बंदे चले गए, तो उनको एंटी डिफेक्शन के अंडर जो स्पीकर के हाथ में पावर रहेगी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको डिफेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गई चीज़। लेकिन एक प्रोविज़न डाल दी कि अगर कोई 1/3, अगर 1/3 इलेक्टेड मेंबर तो पॉलिटिकल पार्टी जाना चाहते हैं दूसरी पार्टी के साथ में, फिर हम उसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अगर अमाउंट में कोई बंदा जाएगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ होएगी। ठीक है जी, तो लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने बाद में ख़त्म किया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ में। तो अभी जो प्रेजेंट स्टेटस ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अगर उसके 2/3 किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि भी ठीक है, इसको हम मर्जर मानेंगे, हम इसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ बात इतना? ठीक है जी, ये सारी पावर, इसको बताने की पावर किसके हाथ में थी? या तो चेयरमैन की, या फिर हम बोल सकते हैं स्पीकर के हाथ में। मतलब जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर रेफर टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ सच हाउस। ठीक है, विच इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पीकर ने बोल दिया कि भाई इसको डिफेक्ट कर दो या फिर इसको डिफेक्ट ना करो। ये वाला जो फैसला था उसको पहले रिव्यू नहीं किया जा सकता था, आप जुडिशरी में इस फैसले को लेकर नहीं जा सकते थे। लेकिन एक केस आता है जिसका नाम था किहोतो होलोहन केस। उस केस में ये बोला गया कि ये जो भी स्पीकर की जजमेंट है उसको हम जुडिशियल रिव्यू के अंडर डाल देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। तो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होते क्या है? पहली चीज, अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर है वॉलंटरली वो कहता है जी मैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहा हूं, इस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आता है। नंबर 2, अब पॉलिटिकल पार्टी ने बोला था कि आपने वोट डालने किसी एबीसी एजेंडा के साथ में, लेकिन वो बंदा किसी और ही टेंजेंट पे वोट डाल रहा है, तो उसको अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे विद इन 14 डेज अगर लिख के दे देगी स्पीकर को, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। 15 डेज, सॉरी 14 नहीं 15 डेज। फिर उसके बाद में अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, मतलब कोई आज़ाद बंदा खड़ा हुआ था, वो जीत गया, अब जीतने के बाद में यहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी बना देता है। तो अगर मतलब पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लेता है जीतने के बाद में कि हाँ भाई मुझे कोई सीट, कोई मिनिस्टर का दर्जा मिल जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर हम डाल देते हैं। और लास्टली अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है या गवर्नर नॉमिनेट करता है, तो अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर अंदर तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, देन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर 6 महीने के बाद करेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा सारा का सारा फैक्ट या फिर सारे का सारा डेटा। नंबर 2, ये देखो सारा मार्क किया हुआ है। अफसोस तो होता है कई बार कभी इतनी जल्दी उठ के बनाई भी, लेकिन उसके में आवाज़ नहीं है, कोई बात नहीं। देखते हैं ब्रिक्स में जो ब्रिक्स का जो डायलॉग चल रहा है उसमें यही बोला गया कि रशिया यूक्रेन एक डायलॉग करे, मतलब एक विचार विमर्श करें किस तरह से हम वॉर को रोक सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे ये जो न्यूज़ है उसके बारे में है। नंबर 2, यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो मिस्टर मोदी उन्होंने बोला कि हमारा सिमिलर व्यू है गवर्नेंस का रिगार्डिंग दी ग्लोबल इकॉनमी। हम प्रैक्टिकल जो कोऑपरेशन है उसके हिसाब से चलते हैं, जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं। हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की, हमने सैटेलाइट एग्रीमेंट की बात की, हमने बात की कि किस तरह से हमने म्यूचुअल कंसेंट के साथ में कोविड-19 वैक्सीन या मेडिसिन की हमने बात की।
तो ये फ्रंट पेज पे ये दो न्यूज़ थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक न्यूज़ आती है रिगार्डिंग दी स्टेट, और ये स्टेट कौन सी है? गुजरात। ठीक है, मैं आपको इस वजह से इसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़ी सी आपको लगेगा कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसका कारण क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ सब्जेक्ट। कहाँ पे? फ्रॉम क्लास 1 इन मोर देन 32,000 गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल्स इन गुजरात फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर। ठीक है जी, नंबर 1। फिर उसके बाद में क्लास 1 के बाद में क्लास 1 और 2 में उनको बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज सिखाया जाएगा। क्लास 3 से उनको लिखना सिखाया जाएगा इंग्लिश में, और क्लास 6 से मैं आपको बता दूं कि उनको बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स दे दी जाएंगी। तो ये जो चीज़ है कि क्लास 1 से या फिर क्लास 1-2 में उनको बोलना सिखाया जाएगा, 3 में उनको लिखना, और 6 से फिर बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए ये स्टेप तो कहते बढ़िया है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्टेप कोई बुरा स्टेप है या फिर इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये स्टेप अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें इसके आगे जाके एक चैलेंज भी हमें दिखाई देता है इसकी वजह से, जिसमें उनको एक नया स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा या फिर जो स्टाफ है उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अदरवाइज इस स्टेप का कोई भी मतलब एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंट नहीं रह जाएगा ये स्टेप। इस वजह से आपने इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ से चलने से पहले हम एडिटोरियल की बात करेंगे। और एडिटोरियल में सबसे पहला एडिटोरियल है भाई टाइगर बाय द टेल। ये सेम वही महाराष्ट्र का इशू यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। आपको महाराष्ट्र वाला सारा इशू पता है, उसमें से निकालने लाइक यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले ही बताया। GS2 का 10th शेड्यूल आपने अच्छे से पढ़ना है, और मैंने आज आपके साथ डिस्कस भी किया। फिर उसके बाद में एक जो और भी एक पतला आर्टिकल आता रहे, ये वाला पैराडिम शिफ्ट, ये भी किसी प्रेसिडेंट के बात की जा रही है, कोलंबिया के प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। अगर ये दोबारा से आए हम पढ़ लेंगे, लेकिन आज के लिए मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट लगा। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 जो एडिटोरियल है, उन्होंने बोला मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स और मुस्लिम मार्जिनैलिटी। ये जो लिखा है ये जोया हसन जी ने लिखा है। तो इनकी जो भी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो इन्होंने लिखा है वही हम डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से कोई भी इनपुट इसमें नहीं है। हाँ, अगर कोई इनपुट होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये इस तरह से होना चाहिए चीज़। नंबर 1 इंट्रोडक्शन में हम बताएं यहाँ पे कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ इनक्रेडिबल रिलीजियस एथनिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, है ना। हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सो दिस एडिटोरियल विल बी द पार्ट ऑफ GS1 ऑल्सो, बिकॉज द यूपीएससी सिलेबस हैव प्रोवाइडेड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटीज और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उन्होंने बात की कि अगर हम मिनॉरिटीज़ को छोड़ते रहेंगे, अगर हम मुस्लिम्स को छोड़ते रहेंगे, तो ये वाला जो कंप्लीट पिक्चर है इंडिया की वो कभी भी नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पे बात की कि जो मिनॉरिटी है जैसे मुस्लिम्स है, उनको लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हाउसिंग, लैक ऑफ मतलब हेल्थ केयर, इस तरह की जो बेसिक सर्विसेज है उनको नहीं मिल पा रही। और मोर ओवर उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा था रूलिंग पार्टी एंड इट्स पॉलिटिक्स। ये रूलिंग पार्टी और इट्स पॉलिटिक्स में हम क्या समझते हैं? सबसे पहली चीज़, जो मुस्लिम्स है आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज इन इंडिया। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी, जैसे बैकवर्ड कास्ट की अगर वो हम बात करें इन दी हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डबल हुई है 11% इन 1984 टू मोर देन 20% इन 1990s। ठीक है जी, तो ये डबल होती हमें दिखाई देती है। लेकिन जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी मुस्लिम मेंबर नहीं है पार्लियामेंट में इन दी बीजेपी of parliament in the BJP when the terms of 3 of its Muslims in the Rajya Sabha ends in the July। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो बीजेपी की तरफ से कोई भी नहीं है। और मोर ओवर जो राज्यसभा की में मेंबर्स भेजने थे वो अभी अपर हाउस में भेजे हैं, लेकिन उसमें भी कोई भी मुस्लिम मेंबर नहीं था। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी और उसकी पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि लार्जेस्ट मिनॉरिटी इन दी लोकसभा, मतलब रूलिंग पार्टी विल हैव नो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट मिनॉरिटी इन दी लोकसभा or the Rajya Sabha, signaling their distance from the political power and curtailing their opportunity of getting heard where it matters। नंबर 3 अगर हम पैराग्राफ भी यहाँ पे बात करते हैं, द इरोजन ऑफ द सेक्युलर। द इरोजन ऑफ द सेक्युलर में हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि जो लार्ज मुस्लिम मिनॉरिटी पॉपुलेशन है वो इंक्लूसिव इंडिया में फिट नहीं होती दिखाई दे रही। दो चीज़ें यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाली हुई हैं, सेक्युलरिज्म और प्लूरलिज्म, और हमारे कल्चर का पार्ट भी है। तो ये जो सेक्युलर और प्लूरलिज्म वाली चीज़ है यहाँ पे ये मिसिंग होती दिखाई दे रही है अगर आप उनको साथ में लेकर नहीं चल रहे। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो 4th पैराग्राफ में इसमें बोला जा रहा है द डोमिनेंट टेम्पलेट में उन्होंने बोला कि अगर हम बात करते हैं जो मुस्लिम्स है दे हैव बीन अंडर रिप्रेजेंटेड कैसे इन दी लेजिस्लेटिव एरेना। जो नंबर ऑफ मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हैज़ गोन अप मार्जिनली फ्रॉम 23 टू 27, रफली 4% का इंक्रीज हुआ है। अगर हम और ग्रुप्स के साथ में कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा
कम है। नंबर 5 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, तो उन्होंने यहाँ पे बोला, कहते जी मैं ये नहीं बोलती कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम ही करें। वो कहते हैं हम ये नहीं बोलते कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम ही करें, क्योंकि एक सवाल ये भी तो पैदा होता है कि आप बार बार बोल रहे हैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ही है, तो वो किस चीज़ के लिए बोल रहे हो आप इस चीज़ के लिए बोल रहे हो कि भी मुस्लिम को रिप्रेजेंट करे कोई, तो कोई और इंसान भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बोला कि मैं इस वजह से ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि स्टेट इज़ नॉट काउंटेड और व्हेन इंस्टीट्यूशंस रिफ्यूज टू स्पीक अप। ना तो स्टेट ने बोला, ना किसी इंस्टीट्यूशन ने बोला, जब उनके घर को, उनकी शॉप्स को, उनकी लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी को हमने क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। हर एक रिलीजन लिंग्विस्टिक को, कास्ट को, ट्राइबल्स को, हर एक बंदे को साथ में लेके चलना चाहिए। ये चीज़ कंक्लूजन में बोली जा रही है। ठीक है जी। तो ये जो एडिटोरियल है आपका GS1 और GS2 का पार्ट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अ टर्निंग पॉइंट फॉर यूक्रेन एंड इट्स ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे बात करें तो यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है उसने एक बिल पास किया, और उस बिल का जो बिल है वो लाइंस पे है किसकी, ये जो रेटिफाई किया गया काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन। काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन को दूसरा नाम अगर हम बात करें तो उसका नाम है इस्तांबुल कन्वेंशन। ये इस्तांबुल कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्बाट करती है विमेन वायलेंस को, ठीक है जी, और डोमेस्टिक वायलेंस को, वायलेंस अगेंस्ट विमेन और डोमेस्टिक वायलेंस को ये कॉम्बाट करती है इस्तांबुल कन्वेंशन। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाउएवर ये जो अगर हम बात करते हैं, द गवर्नमेंट रीसेंट डिसीजन टू रेटिफाई द कन्वेंशन इज अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम ऑल द फॉर्म ऑफ वायलेंस वेदर इन यूक्रेन और अब्रोड एंड कुड नॉट बी मोर टाइमली फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रशिया के बाद में, या जब से रशिया के ट्रूप्स ने मतलब आर्मी ने यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि जो वायलेंस है, वो जो सेक्सुअल वायलेंस है, जो रेप कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। इवन द प्रेग्नेंट वीमेन इज ऑल्सो नॉट सेफ, क्योंकि उनके भी रेप किए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके चलते हुए अगर यहाँ पे कन्वेंशन यहाँ पे साइन की गई है तो ये फेवर में है, वीमेन के फेवर में है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे दिखाई देती है किसकी, यूक्रेन की। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कन्वेंशन रेटिफिकेशन विल नॉट ओनली एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ अब्यूज अगेंस्ट विमेन पनिशेबल बाय लॉ इन यूक्रेन, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिट टू साइकोलॉजिकल अब्यूज, स्टॉकिंग, फोर्स्ड मैरिज, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, फोर्स्ड अबॉर्शन, स्टरलाइजेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी हमें यहाँ पे, ये अकेली ये नहीं, लेकिन एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि चेंज कर सके लेजिस्लेशन को। अगर हम बात करें ये EU की इंटीग्रेशन के साथ में, मतलब जो अगर वो EU में जाना चाहता है यूक्रेन, या फिर नाटो में एंटर होना चाहता है, तो इसकी इंटीग्रेशन में भी इसको हेल्प करेगा। तो ये एक एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करेंगे। यहाँ पे ये जो एडिटोरियल है वो अग्निपथ स्कीम को लेकर है। तो आप ये क्या कर सकते हो, देखो वही सारे पॉइंट्स है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। तो आप हमारी जो वीडियो है जो मैंने कल डाली थी सॉरी, अग्निपथ स्कीम को लेकर, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हो। आपको सारी जो डिटेल्स है उसमें भी प्रोवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है ये रिगार्डिंग दी कोल और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, किस तरह से आपको पता है डिमांड इंक्रीज हुई थी और कई बार हमने देखा भी बहुत मेजर कट भी लगे। ठीक है। उसको चलते हुए, उसको देखते हुए क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडियाज़ पावर डिमांड टच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 211 मेगावाट इवन एज द कोल शॉर्टेज कंटिन्यूड विद द कोल स्टॉक्स अवेलेबल ओनली फॉर द 8 डेज। अगर हम यहाँ पे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, ये जो चीज़ है ये हुई कैसे। पहली चीज़, जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कोल का। ठीक है। जिसके पास रिजर्व्स इतने हैं कि वो 100 साल चल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये इस तरह की क्राइसिस क्यों है, यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 में, या फिर फाइनेंशियल ईयर 18 या फिर 21 तक जो कोल की प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी स्टेगनेंट चल रही थी, लेकिन अचानक से वो बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हुई। मोर ओवर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक जो 90% कोल है हम हमारे वाला यूज़ करते थे, लेकिन जो 10% है हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन वो कितना रह गया इंपोर्ट वाला, 3.8%। और इस चीज़ का रीज़न क्या था, द स्काई रॉकेटिंग प्राइस, वो जो प्राइस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, इस वजह से हमने उसको डिक्रीज किया। तो ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से इंपोर्ट का महंगे होना। फिर उसके बाद में यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड में हमने जो कोल की प्रोडक्शन है वो कम की। मोर ओवर ये जो डिमांड इंक्रीज हुई वो हुई थी हीट वेव्स की वजह से, जो कि अर्ली हीट वेव्स, ज़्यादा गर्मी हो गई थी और जो पावर की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कोल की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है थर्मल पावर्स में, और शॉर्टेज हमें दिखाई देती है। लास्टली यहाँ पे जो डिस्कॉम्स है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि डिस्कॉम्स के पास जो उनकी कॉस्ट है वो ज़्यादा है और उनका जो फ़ायदा होता है वो कम होता है। मोर ओवर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि किसी बंदे को सब्सिडी देनी है, उस सब्सिडी के पैसे भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लेट देती है, इस वजह से जो डिस्कॉम्स हैं वो स्ट्रेस में आती हुई हमें नज़र आती है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग द पाकिस्तान इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड द IMF चैलेंज। देखिए जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डेली क्या होती जा रही है, यहाँ पे डेप्रिशिएट होती हमें नज़र आ रही है। पहले वो 150 थी $1, वो फिर 213 हमें दिखाई देता है कि 213 तक पहुँच चुकी है। अब अगर हम बात करें तो जो न्यू गवर्नमेंट है उसने आते ही जो थोड़े बहुत टैक्स हैं वो फ्यूल पे या फिर इस चीज़ों पे लगाए, उसके महंगे तो हुए लेकिन कुछ ना कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास में जाएगा। मोर ओवर जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी बहुत कम हो चुके हैं, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। और गवर्नमेंट है जो वो IMF के साथ में बात कर रही है कि हमें पैसे दे दो कि किस तरह से हमने इस चीज़ को मैनेज करना है। लेकिन जो IMF है उसके साथ में जो पाकिस्तान के रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। उस चीज़ का एक ही रीज़न है, वो रीज़न है इनका पुराना जो महान आत्मा प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है इमरान खान। उसने जो रिलेशन है वो IMF के साथ में अच्छे नहीं रखे और उस बंदे ने बोला कि अगर IMF मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं सऊदी और चाइना से पैसे ले लूँगा। उस टाइम पे उन्होंने ये किया, लेकिन अब जो IMF है वो कंडीशंस रख रहा है कि अगर आपको पैसे चाहिए कुछ कंडीशंस को आपको पूरा करना पड़ेगा। पहली चीज़ उन्होंने बोला कि आपको पेट्रोल डीजल या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उस पर जो सब्सिडीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको मिनिमल करना पड़ेगा, पहली कंडीशन ये रखी गई है। और नंबर 2 कंडीशन यहाँ पर ये रखी है कि आपने कितना डेट लिया है, किससे, चाइना से आपने कितना लोन लिया है, कितने पैसे लिए हुए हैं CPEC के लिए, वो भी चीज़ आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू एनी काइंड ऑफ मनी। फिर अगर हम बात करते हैं अगर IMF पैसे नहीं देगा पाकिस्तान को तो उसके पास कुछ और रास्ता है। मे बी वो सऊदी अरेबिया और चाइना से पैसे ले सकता है, क्योंकि जब से नया प्राइम मिनिस्टर बने जिनका नाम है शहबाज शरीफ, वो गए थे सऊदी अरेबिया में तो रियाद एग्री टू प्रोवाइड $8 बिलियन इन दिसंबर 2021। फिर इमरान खान ने भी $3 बिलियन लिए थे। इस तरह से सपोर्ट मिल सकती है चाइना या सऊदी अरेबिया से, लेकिन कितने टाइम तक, ये भी एक सवाल है। और लास्टली अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका की लाइंस पे चल रहा है कि श्रीलंका की तरह वो वहाँ पे क्राइसिस आ सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी वो क्राइसिस आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक या फिर एनर्जी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और कुछ बोल्ड डिसीजंस की डिमांड कर रही है, तो उसको इंटरवीन करना चाहिए, IMF के साथ में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो IMF को एक अच्छे वे से फिर आगे बढ़ाया जा सकता है काम को। फिर आगे अगली न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS3 जो कि इकोनॉमिक्स और हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पे पहली न्यूज़ है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अनाउंस किया दी लॉन्च ऑफ द पायलट फेज ऑफ द ONDC। अब ये ONDC है क्या या फिर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम ONDC के बारे में देखें तो आपने देखा होगा कि जो हमारी कंट्री में 2 ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, जिसका नाम है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने UPI के आधार पर, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है हमारा UPI, उसी आधार पर ONDC यहाँ पे लॉन्च किया। देखिए UPI पे आपने एक चीज़ देखी होगी, चाहे गूगल पे का ही स्टिकर वहाँ पे लगा हो या फिर किसी भी चीज़ का वहाँ पे QR कोड पड़ा हो, और चाहे आप पेटीएम खोल लो, चाहे कोई भी खोल लो, वो जो UPI के ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ONDC में सपोज कर लो आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको अमेजोन की ऐप खोलनी पड़ेगी, फ्लिपकार्ट से लेना तो फ्लिपकार्ट की, मिंत्रा से लेना तो मिंत्रा की। लेकिन ONDC पे अगर आप विजिट करोगे तो आपको अमेजोन भी मिलेगा, आपको फ्लिपकार्ट भी मिलेगा, आपको मिंत्रा भी मिलेगा, आपको एक्सेट्रा चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से जो कंट्री का खुद का प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी चीज़ों को मर्ज कर दिया जाएगा और ये मे भी एक अच्छे वे से आगे चल सकता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट इज़ रिगार्डिंग द GS2 इंडिया रीओपन्स एम्बेसी इन दी काबुल। देखिए जो काबुल में हमने जो एम्बेसी है वो दोबारा से ओपन करने की बात की है। आपको याद होगा कि जब से आफ्टर दी कैप्चर ऑफ द अफगानिस्तान बाया दी तालिबान, ठीक है जी, उसके बाद में हमने जो वहाँ से एम्बेसी उसको हटा लिया था। लेकिन अब हमने एड देने की भी बात की है कि अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया, हम एड देंगे और वहाँ पर हम एम्बेसी भी और रीओपन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे जो रशिया हो गया या फिर ब्रिक्स वाली जो कंट्रीज़, अगर हम बात करें रशिया, चाइना और मोर ओवर हम बात करें इंडिया की, ये जो RCI है ये साथ में मिलके एक नई करेंसी बनाना चाह रही है जो कि ऑल्टरनेटिव रहेगा किसका, डॉलर का। और इस करेंसी का नाम रहेगा ग्लोबल रिजर्व करेंसी, GRC ग्लोबल रिजर्व करेंसी इसका नाम रहेगा। और ग्लोबल रिजर्व जो करेंसी है वो एक ऑल्टरनेटिव रहेगी अमेरिकन डॉलर से। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे डी डॉलराइजेशन ऑफ चीज़ें यहाँ पे होती हुई हमें नजर आएंगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी पंजाब ऑफिशियल्स फ्लेड फॉर सीकिंग पोलिंग एक्सटेंशन। देखिए एक ना बाई इलेक्शन हो रहा था, कहाँ पे ये बाई इलेक्शन हो रहा था अपने संगरूर में। तो यहाँ पे देखा क्या गया कि सुबह तक तो कोई बंदा वोट डालने नहीं आया, बहुत कम ऐसे बूथ थे जहाँ पे वोट डालने लोग गए। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वहाँ पे उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे उनसे डिमांड की, कहते जी टाइम इंक्रीज कर दो कि जो लोग हैं वो तो बिजी थे, अभी वोट नहीं डालने आए, मतलब जो शाम तक का टाइम है वहाँ तक वोटिंग कम हुई तो हम टाइम इंक्रीज करवा लेते हैं, वोट ज़्यादा डलवाएंगे। तो वहाँ पे मना कर दिया गया। इनफैक्ट सीएम ने भी बोला, जो प्रेजेंट सीएम है बंदा, उसने भी बोला कि भाई टाइम एक्सटेंड कर दो, लेकिन वो इस टाइम एक्सटेंड नहीं किया गया। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग दी इंडिया इज सेंट्रल टू दी ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड व्यू। देखो यहाँ पे ये तो जो डिप्टी पीएम है माल्स, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम है, उन्होंने तो यही बोला कि जो इंडिया है वो हमारे सेंट्रल व्यू पे है। और उन्होंने ये भी बोला कि चाइना किस तरह से इंडिया को तंग कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर उन्होंने नाम लिया साउथ चाइना सी का कि किस तरह से वहाँ पे भी वो जो लोगों को तंग करता है। और मोर ओवर उन्होंने बात की अनक्लोज की, कि उन्होंने अनक्लोज की भी जो चीज़ें उसको नहीं माना। तो अनक्लोज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अनक्लोज है क्या। देखो पहली चीज़, जो अनक्लोज है ये अडॉप्ट और साइन हुआ 1982 में, ये इफेक्टिव हुआ 1994 में। इसने रिप्लेस किया 4 जेनेवा कन्वेंशंस को अप्रैल 1958। अगर हम बात करते हैं, ये जो कन्वेंशन है हैज़ बिकम द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मेरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़। ठीक है। और ये जो कन्वेंशन है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए यहाँ पे हमें इतला करती है, हमें बताती है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सपोज करके चलते हैं ये हमारा इंडिया है, ये जो लैंड है ये हमारा इंडिया है, और ये इंडिया का कोस्टल एरिया है। इस एरिया से, ये कोस्ट लाइन से स्टार्ट करके आगे तक 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा क्या रहता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब यहाँ पे इंडिया का पूरा पूरा अधिकार रहता है। मतलब कुछ कुछ वो चीज़ें चेंज होती रहती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो राइट्स रहते हैं किसी भी कंट्री के, मतलब लीगल राइट्स भी और जुडिशियल राइट्स भी, वो होते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक। फिर आगे जाके जब 24 नॉटिकल माइल्स तक हम बात करते हैं, कुछ राइट्स हैं जो कंट्री के वो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक राइट्स यहाँ पे भी रहते हैं। फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक बहुत कम हद तक जो लॉज हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमारे नहीं चलते, लेकिन इकोनॉमिकल जो राइट्स हैं वो हमारे रहते हैं। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में हाई सीज आ जाता है, और हाई सीज में हर एक कंट्री जो वहाँ पे सराउंडिंग है उसके राइट्स रहते हैं। ठीक है जी। अगर इन चीज़ों को कोई नहीं मानता तो उनके खिलाफ आप जो भी कंट्री है वो जा सकती है। कहाँ पे? ये 3 कन्वेंशन क्रिएट की गई हैं, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इतना क्लियर हुआ बात? आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, इंडिया प्रोमिसेस श्रीलंका फुलेस्ट सपोर्ट। ठीक है। जो इंडिया है, श्रीलंका ने बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो इंडिया ने बोला कि हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी सपोर्ट करने की। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एक्सपैंड गन राइट्स इन दी US। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, पहले यहाँ पे ना जो US की कांग्रेस है वो ये डिमांड कर रही थी कि जो गन कल्चर है उसको डिक्रीज किया जाए, जो गन्स लोग कैरी करते हैं उसको डिक्रीज किया जाए, क्योंकि आपने मास शूटिंग के इंसिडेंट देखे होंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है US की, उसने बोला कि अमेरिकन हैव द राइट टू कैरी गन्स। ठीक है। मेजर एक्सपेंशन ऑफ द गन राइट्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अपने प्रोटेक्शन के लिए भाई उनका राइट है गन को कैरी करना, और उन्हें पता है कि हमें कहाँ पे चलानी और कहाँ पे नहीं चलानी। अमेरिकन की यहाँ पे बात की जा रही है। लास्ट अगर हम यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, गवर्नमेंट सेट टू एम टू कीप डेफिसिट एट 6.7%। जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि जो मेरी बोरोइंग्स है, जो मार्केट बोरोइंग्स होंगी, वो मैं 6.7% पे रखूँगा। ठीक है जी। क्योंकि बोरो करके फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे अपनी जो इकॉनमी है उसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ। सो आज के न्यूज़पेपर के लिए इतना ही, और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। आज लेट हो गई, किस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दी, सारा बना ली थी लेकिन बाद में आवाज़ नहीं आई उसमें वीडियो में, पता नहीं क्या इशू आ गया है ना। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।